हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी हब ऑफिशियल में। तो हम दोस्तों पढ़ रहे हैं आपका बंटी मन्नू भंडारी का एक बहुत ही खूबसूरत उपन्यास है, जिसमें हमने 7 भाग पढ़ लिए थे। मम्मी का क्रीम पाउडर की शीशियों को लगाना, बंटी को उनको देख कर के उनका लगना कि वही चेहरा बदल जाता है। उसके बाद में मम्मी का कॉलेज चले जाना। बंटी का याद करना कि पहले मम्मी कॉलेज ले जाती थी, लेकिन उसके बाद अब उसे छुट्टी का दिन अकेले ही काटना पड़ता है। इसके बाद फूफी के साथ उसकी बातचीत और पापा को याद करना। इसके बाद में वकील चाचा का आना और बंटी को उनकी बातें सुनने के लिए रुकना, बंटी का पता लगना छुप के बातें सुन रहा है। इसके बाद में टीटू से बातचीत, टीटू बताता है कि तलाक हो गया है, तलाक के बारे में मम्मी से पूछना और तलाक की तारीख पर शकुन का वहाँ पर जाना। इसके बाद डॉक्टर जोशी की याद याद करना, डॉक्टर जोशी के साथ गाड़ी से उतरना, बंटी का देखना, पहचानना, अच्छा ना लगना, पापा से मिलने जाना और वहाँ पर पापा का गुस्सा करते देखना, बंटी का डर जाना। इसके बाद पापा को घर के भीतर खींच कर के लाना, शकुन का अपनी सहेलियों के साथ घर पर आना, बंटी का स्कूल जाना, स्कूल से बहुत सारी किताबें लाना, किताबों पर कवर चढ़वाने के लिए कहना, लेकिन ना चढ़ पाने पर बहुत ही गुस्सा करना, रोना, जोशी जी के साथ में घूमने जाना और बच्चों के अ, साथ में उसे लगता है कि मम्मी कुछ अजीब सा लग रहा है, इतनी पास क्यों बैठ रही है। ये सारी बातें हमने देखी। तो अब आगे दोस्तों हम पढ़ेंगे 8वां भाग। आज रविवार का दिन है। गीले बालों को कुर्सी की पीठ पर फैलाए मम्मी स्वेटर बुन रही है। बंटी ढेर सारे रंग और ब्रश लेकर एक चित्र बना रहा है। सवेरे के समय अब धूप में बैठना अच्छा लगने लगा है। फूफी ने सारे आंगन में चटाइयां डालकर दालें और गेहूं फैला रखे हैं। फूफी को इसका ही बड़ा शौक है। जब देखो कोई ना कोई चीज धूप में फैलाए रखेगी, कभी गेहूं दालें तो कभी गद्दे रजाइयां। फूफी का बस चले तो बंटी को भी जाकर खड़ा कर दे। अरे जरा घंटे भर धूप में उलट पुलट ले, नहीं तो फफूंद आ जाएगी। 2-4 ब्रश मारकर बंटी एक बार जरूर सभी को देख लेता है। यूं उसकी तरफ मम्मी की पीठ है, पर जब वह देखता है तो उसके सामने मम्मी का चेहरा ही उभरता है। मानो चेहरा पीठ पर उठ आया हो, एकदम बदला हुआ चेहरा। वह क्या जानता नहीं कि मम्मी कितनी बदल गई है इन दिनों, पर अच्छी हो गई है या बुरी यह तय नहीं कर पाया। कभी कभी देखता है तो अच्छी लगती है, फिर जाने क्या हो जाता है, एकदम बुरी लगने लगती है। बुरी तो आजकल ही हो गई है मम्मी। उसे तो बहुत पहले से मालूम था कि मम्मी के पास अपने को बदलने का जादू है। और इसी बदलने के जादू से हम उपन्यास की शुरुआत पाते हैं, जब वो ड्रेसिंग टेबल के सामने बहुत सारी मेकअप की शीशियों में से अपने चेहरे पर पोतती हुई दिखाई देती है। पर कैसा है, कहाँ है, और उसको लगता है बंटी को कि भाई मम्मी के पास कोई ना कोई जादू है, और ऐसा जादू किन्हीं पहाड़ों के पीछे बैठे हुए साधु के कमंडल या कहीं उसके पास होगा। इसलिए बंटी साइकिल के द्वारा उस साधु तक पहुंचना चाहता है, जिससे कि उस जादू को वो सीख सके। यह आज तक नहीं जान पाया, मम्मी के पीछे इधर उधर काफी ताक झांक और छानबीन भी की, पर कुछ पता नहीं चला। पहले मम्मी मम्मी होती तो सीधे मम्मी से ही पूछ लेता, पर अब इन वाली मम्मी से कुछ पूछा जा सकता है भला। अभी भी मम्मी सवेरे सामने बैठकर दूध पिलाती है, शाम को पढ़ाती है, बातें करती है, पर वह क्या जानता नहीं कि मम्मी ना उसे दूध पिलाती है, ना पढ़ाती है, ना उससे बातें करती है। कि जो पहले वाली मम्मी थी, अब वो तो गायब हो गई है। वह जो स्वेटर बुन रही है, वह भी उसके लिए नहीं बुन रही, डॉक्टर जोशी के लिए बुन रही है। जब वह डॉक्टर जोशी इस घर में नहीं आए थे, मम्मी का हर काम, हर घर का हर काम बंटी के लिए ही होता था। अब सब कुछ डॉक्टर जोशी के लिए ही होने लगा है। वह सब समझता है, हो उसका क्या जाता है। वह तो आज अपनी ड्राइंग पूरी करेगा, खूब अच्छी बनाएगा। जब पूरी हो जाएगी तो पापा को भेजेगा। पापा को चिट्ठी भी लिखेगा, लिखेगा कि गत्ता चिपका कर या शीशे में मढ़वा कर अपने कमरे में लगा लीजिए। फूफी अब तुम बंटी को नहला दो, फिर खाना शुरू करो, 12 बजे तक खाना बन जाना चाहिए। तो ये है उसकी शकुन है, फूफी को हिदायत देती है। फूफी कुछ जवाब नहीं देती। फूफी भी आजकल नाराज है मम्मी से, इसलिए उसे और ज्यादा अच्छी लगने लगी है फूफी। अच्छा है, धीरे धीरे सब नाराज हो जाएंगे, पर मम्मी को आजकल परवाह भी रह गई है किसी की। किसी दिन डॉक्टर जोशी भी नाराज हो जाएंगे, तब पता लगेगा।
बंटी जाओ बेटे फूफी से नहा लो। नहीं मैं अपने आप नहाऊंगा, कागज पर रबड़ घिसते ही बंटी ने कहा। बेटा इतवार के दिन फूफी से नहा लो, अब अपने आप ठीक से साफ नहीं हुआ जाता तुमसे। क्यों नहीं हुआ जाता, खूब हुआ जाता है, मैं अपने आप ही नहाऊंगा। मम्मी चाहती है कि बंटी नहा धोकर तैयार हो जाए अभी से। आज डॉक्टर साहब जो आने वाले हैं बच्चों को लेकर, वह नहीं जाता वहां, तो मम्मी ने उन लोगों को यहाँ बुला लिया। बुलाए उसका क्या जाता है, जोत से वह बात कर लेगा, जोत उसे अच्छी लगती है, पर वह बंदर कैसी शान लगाता है। मेरे खिलौने हैं, मेरी गाड़ी है। बंटी। मम्मी की आवाज की शक्ति से बंटी को भीतर ही भीतर जैसे कहीं संतोष हुआ। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप रबड़ घिसता रहा। बंटी मैं बुला रही हूं ना बेटे। क्या है, मैं ड्राइंग जो बना रहा हूँ। बंटी टस से मस नहीं हुआ, होगा भी नहीं, अब मम्मी गुस्सा होंगी, वह चाहता है कि मम्मी गुस्सा हो, खूब गुस्सा हो। पर उसके बाद मम्मी कुछ नहीं बोली, मजे से बैठी बुन रही है जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो, जैसे बंटी बिना कुछ कहे नहाने चला गया हो। चला गया हूँ। गुस्सा होने वाले कामों पर भी मम्मी है, जब गुस्सा नहीं होती तो फिर बंटी को गुस्सा आने लगता है। मन होता है कुछ करे, मम्मी को झकझोर कर रख दे। ड्राइंग पीछे कर लेना, पहले नहा लो। 9 बज रहे हैं, उसे पता ही नहीं चला कि मम्मी बगल में आकर खड़ी हो गई। अब जरूर हाथ पकड़ कर उठाएंगी। इतने में बाहर के दरवाजे पर खटखट हुई, तो मम्मी बाहर चली गई। चलो छुट्टी हुई। बाहर कौन आया है, मम्मी की बात करने की आवाज आ रही है। बंटी भी कागज पेंसिल वहीं छोड़कर बाहर आ गया। पता नहीं कौन है, वह नहीं जानता, पर इस घर में कोई भी आए कुछ भी हो, बंटी को जानने की इच्छा जरूर रहती है। बंटी वापस लौटा नहीं, वहीं अपनी मेज पर जाकर कुछ उलट पुलट करने लगा। बीच की मेज पर 2-3 मोटी मोटी किताबें रखी हैं और एक किताब मम्मी पलट रही है। दूर से ही बंटी को रंग बिरंगी तस्वीर दिखाई दे रही है। वह भी चुपचाप मम्मी के पीछे जा खड़ा हुआ। सुंदर सुंदर घर, घर नहीं कमरे, पलंग सोफा सेट ड्रेसिंग टेबल, रंग बिरंगे पर्दे कुशन टेबल लैंप। ऐसा कमरा हो तो इस तरह की चीजें आप बना भी सकेंगे। देखिए आज तक तो किसी को शिकायत नहीं हुई, मैं खुद क्या काम देखकर आप ये कुछ कहिएगा। तो मम्मी ऐसी चीजें बनवा रही है। एक क्षण को बंटी का मन पुलक उठा, पीछे से मम्मी की कुर्सी के हत्थे पर आ बैठा। बोल तुझे कैसा सोफा पसंद है, कैसा पलंग पसंद है, मम्मी ने मुस्कुराते हुए उससे पूछा, तो बंटी ने उत्साह से भर उठा। ठहरो मम्मी, मैं सब देख कर बताता हूँ। और वह पन्ने पलट पलट करके हर चीज को बड़े ध्यान से देखने लगा। ऐसी सब चीजें हो तो घर अच्छा लगेगा ना। मम्मी की इस बात से एक उल्लास भरी मुस्कान उसके चेहरे पर फैल गई। आजकल मम्मी खुद भी तो अच्छे अच्छे कपड़े पहनती है, अब घर के लिए भी अच्छा अच्छा सामान बनवाएंगी। कौन सी चीज पसंद करे, जो पन्ना पलटता है वही बड़ा सुंदर लगने लगता है। डॉक्टर साहब ने भी कुछ पसंद किया है? जी नहीं, कहा है आप ही पसंद करेंगी। और बंटी का सारा उत्साह जैसे ठंडा पड़ गया। यहाँ भी डॉक्टर साहब नहीं करता वह पसंद, डॉक्टर साहब के लिए वह कुछ भी नहीं करेगा, अब मम्मी ही बैठकर करे, वरना सारी किताबों में से सबसे अच्छा छांटता। मम्मी दूसरी किताब देख रही है। बंटी ने गुस्से में आकर किताब बंद कर दी, भीतर आ गया। मन में कहीं उम्मीद है कि आवाज देकर मम्मी बुलाएंगी, फिर से पसंद करने को कहेंगी, या कि जो पसंद किया है उसके बारे में राय लेंगी। आज तक बिना उसकी राय के कोई चीज खरीदी भी है मम्मी ने, पर मम्मी ने तो बुलाया नहीं, तो बंटी जैसे भीतर ही भीतर सुलगने लगा। बुलाती भी तो वह कौन जाता, वह कौन नौकर है डॉक्टर साहब का जो उनके लिए घर का सामान पसंद करेगा। करे मम्मी अपने आप बैठकर। बंटी ने तौलिया उठाया और नहाने घुस गया। आकर देखेंगे कि बंटी तो नहा भी लिया अपने आप बिना फूफी की मदद के। डॉक्टर साहब की गाड़ी फाटक पर आई तो मम्मी तेज तेज चलकर फाटक पर पहुंच गई। वह नहीं जाएगा। मम्मी ने आज खुद रसोई में काम किया, पर वह एक बार भी नहीं गया, वरना वह क्या मदद नहीं करवा सकता, फूफी की मदद तो कई बार की है। सारा काम करने के बाद मम्मी ने मुंह धोया और फिर गुलाबी रंग की साड़ी पहनी। ड्रेसिंग टेबल के सामने बड़ी देर तक बैठकर जूड़ा बनाती रही। डॉक्टर साहब आते हैं तो मम्मी खूब सज धज कर रहती हैं, पर मम्मी को पता ही नहीं, मम्मी ढीली ढीली चोटी में ही बहुत सुंदर लगती है, जूड़े में तो एकदम अच्छी नहीं लगती। बिल्कुल प्रिंसिपल वाला चेहरा हो जाता है, पर वह क्यों बताए। जूड़े में अगर बंटी गुलाब का फूल लगा दे तो फिर भी अच्छी लगने लगे। गुलाब साड़ी के साथ गहरे रंग वाला गुलाब का फूल तो बहुत ही सुंदर लगेगा, पर वह नहीं लगाएगा। मम्मी अपने आप लगाना चाहेंगी तो तोड़ने भी नहीं
देगा। बगीचा उसका है, सारे पौधे सारे फूल उसके हैं। हेलो बंटी, देखो तुम हमारे यहाँ नहीं आते तो हम सब यहाँ आ गए। बंटी ने मशीनवत हाथ जोड़ दिए, पर चेहरे पर कोई भाव ही नहीं, ना खुशी का, ना दुःख का। जोत की तरफ देखा तो वह उसी की ओर देखकर मुस्कुरा रही थी। हल्का नीला फ्रॉक और नीले रिबन का बड़ा सा फूल, जोत उसे हमेशा ही अच्छी लगती है, अनायास उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। जोत, बाहर जो बगीचा देखा ना वह सब बंटी का लगाया हुआ है। बड़ा होशियार है बंटी, तुम लोगों ने तो अपने घर के लॉन का बिल्कुल कबाड़ा कर रखा है। बंटी ने एक बार उड़ती सी नजरों से डॉक्टर साहब की ओर देखा। क्या सचमुच ही वह उसकी तारीफ कर रहे हैं? मन में कहीं हल्की सी खुशी भी जागी, पर मम्मी को देखा ऐसे खुश हो रही जैसे उन्हीं की तारीफ हुई हो। मैंने गिलास में ब्लास्टिंग ब्लॉटिंग पेपर डालकर गेहूं बोए थे। सबके बीच बंटी को इतना महत्वपूर्ण होते देख जैसे अम्मी यह कहने को विवश हो गया। सब हंस पड़े। मम्मी ने खींचकर अम्मी को अपने पास ले लिया, बहुत प्यार से बोली, मैं सिखाऊंगी तुझे, फूल बोना सीखेगा? हूँ, बड़ा सिखाएंगी, खुद को भी आता है जैसे हर कोई कर सकता है ना यह काम। यह अम्मी कैसे लाल कपड़े पहनकर आया है, हनुमान कहीं का। और बेटी की आंखों में अम्मी की बंटी की आंखों में अम्मी की एक दुम और तैर गई, तो उसे मन ही मन हंसी आने लगी। मम्मी अम्मी और डॉक्टर साहब को लिए लिए भीतर ही चली गई। जोत बंटी के पास आ गई, उसका हाथ पकड़कर बोली, चलो बंटी, हमको अपना बगीचा दिखाओ। तुम्हें सब फूलों के नाम आते हैं? और नहीं तो क्या, सिर्फ नाम ही नहीं सब कुछ जानना पड़ता है, बहुत सारी बातें। बंटी के स्वर में बड़प्पन जैसे छलक पड़ा हो। क्यों बंटी, तितलियां आती हैं इस बगीचे में? आती हैं, पर पकड़ना मत, बहुत बड़ा पाप लगता है, काला वाला। जमीन पर बैठकर पेंजी की क्यारी की ओर इशारा करके जोत ने पूछा, इस फूल का क्या नाम है बंटी? है पौधों को उंगली नहीं दिखाते, कभी उंगली दिखाने पर मर जाते हैं। फिर उसने उंगली मोड़कर पौधों की ओर इशारा करने का ढंग बताया। ठीक ही भीतर ही भीतर संतोष भरा एक गर्व जागा। बगीचे की कितनी तो बातें होती हैं, हर कोई जान सकता है भला। फिर आम का पौधा बताया, अलग अलग फूलों के नाम बताए, पर जोत जैसे बहुत ज्यादा दिलचस्पी नहीं ले रही, समझ जो नहीं रही होगी। चलो अब भीतर चलते हैं, धूप तेज नहीं लग रही है। जोत उसका हाथ पकड़कर खींचने लगी। बंटी को अपने बगीचे में धूप कभी तेज नहीं लगती, गर्मी के दिनों में भी नहीं लगती, सर्दी के दिनों में शाम को सर्दी नहीं लगती। मम्मी चिल्लाती रहती है और वह शाम को पानी देता रहता है, पर जोत की बात टालने की उसकी इच्छा नहीं हुई। भीतर चलने लगे तो बंटी ने एक सफेद गुलाब तोड़कर कहा, ला तेरे बालों में लगा दूं। जोत पुलक आई, उसे नीचे बिठाकर बंटी बड़े यत्न से फूल लगाने लगा। तू लगा सकेगा? नहीं तो आंटी जी से लगवा लूंगी। मम्मी के भी तो मैं ही लगाया करता हूँ। और कहने के साथ ही ख्याल आया, बहुत दिनों से उसने मम्मी के सिर में फूल नहीं लगाया, पर वह क्या करे, मम्मी को आजकल एक अनमना सा भाव छूकर निकल गया। दोनों भीतर पहुंचे। डॉक्टर साहब सोफे पर मम्मी की बगल में बैठे हैं, एकदम सटकर। उनका एक हाथ मम्मी की पीठ पर से होता हुआ मम्मी के कंधे पर रखा है, दूसरे हाथ से वे मम्मी को एक सुंदर सी शीशी सुगा रहे हैं। बंटी एक क्षण जहां का तहां खड़ा देखता रहा, क्या कर रहे हैं डॉक्टर साहब उसकी मम्मी के साथ। उसे अजीब सी बेचैनी होने लगी, एकदम मम्मी के पास चला गया, पर दोनों को जैसे कुछ पता नहीं। आहा, बहुत अच्छी खुशबू है, मम्मी का चेहरा साड़ी के रंग जैसा ही हो गया। इम्पोर्टेड है, खासकर तुम्हारे लिए मंगवाया है। और डॉक्टर साहब ने शीशी अपनी उंगलियों पर उल्टी और मम्मी की साड़ी के पल्ले पर मलने लगे। बंटी का मन हुआ खींचकर डॉक्टर साहब का हाथ अलग कर दे, उसके भीतर कुछ खोलने लगा। तभी उसकी नजर अमी पर पड़ी। बड़े मजे से उसके सारे खिलौने लेकर बैठा खेल रहा है। वह दौड़कर झपटा, किसने दिए मेरे खिलौने? और दोनों हाथों से ताबड़तोड़ अपने खिलौने समेटने लगा। अमी ने जो भी हाथ लगा समेट कर अपनी गोद में दुबका लिया। दे मेरे खिलौने, बंटी छीनने लगा। मम्मी झपट कर आई, क्या कर रहा है बंटी, खेलने देना, तेरा छोटा भाई ही तो है। नहीं, मैं नहीं खेलने देता, कोई नहीं है मेरा छोटा मोटा भाई, अमी से जूझते जूझते ही उसने जवाब दिया। मम्मी ने दोनों हाथों से पकड़कर बंटी को अलग किया। बंटी, फिर वही गंदी बात, तेरे है तो क्या हुआ, थोड़ी देर में खेल कर दे देगा। बंटी पूरी ताकत लगाकर अपने को मम्मी के हाथ से मुक्त करने की कोशिश कर रहा है। बंटी, हाथ पैरों की ताकत जैसे जीभ में आ गई है, बंधे हाथ पैरों की ताकत जैसे जीभ में आ गई है। मेरे खिलौने हैं, पापा ने मेरे लिए भेजे हैं, मैं किसी को नहीं दूंगा। और एक झटके में मम्मी के हाथ से छूटकर बंटी अमी पर पिल पड़ा। पता नहीं बंटी ने मारा या केवल अपने बचाव के लिए। अमी पहले चीखा और फिर रो पड़ा। तड़ाक, बंटी के गाल पर एक चांटा पड़ा तो सारा कमरा जैसे घूम गया। बंटी ऊपर से नीचे तक
काँप गया। चोट ज़्यादा नहीं थी पर मम्मी के हाथ का चाँटा और वह भी सबके बीच में जोत और अम्मी के सामने वह रोया नहीं पर उसकी आँखों में जैसे चिंगारियाँ निकलने लगी। यानी कि जो मम्मी गलती करने पर बंटी जब अकेला होता था, दलिया फैला दिया था, कोई भी गलती करता था, तब भी अप्रत्याशित रूप से उसका लाड करती थी, तभी गुस्सा नहीं होती थी। लेकिन आज देखिए क्या है, आज अम्मी है वो ज़्यादा बंटी से ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। शकुन, डॉक्टर साहब की सख्त सी आवाज सारे कमरे में फैल गई। तुमने बंटी को मारा क्यों? बच्चों की लड़ाई में मारने की क्या बात हो गई? डॉक्टर साहब पास आकर बंटी को गोद में उठाने लगे पर बंटी झटक कर दूर जा खड़ा हुआ। एक क्षण को सारे कमरे में सन्नाटा छा गया। जो जहां था वह वैसे ही जम गया। फिर बंटी ने उठकर खिलौने फेंकने शुरू किए। धड़ाधड़ एक एक खिलौना कमरे में छितरा गया। किसी ने उसे रोका नहीं, किसी ने उसे कुछ कहा नहीं। फिर उसने अपनी बंदूक उठाई और उसी गुस्से में दौड़ता हुआ बाहर आ गया। कुछ नहीं, वह पेड़ पर खूब ऊंचे चढ़कर बंदूक चलाएगा। आकर मना तो करे मम्मी, मारने वाली मम्मी की बात सुनेगा अब वह? कभी नहीं सुनेगा। ठाए ठाए बंदूक की आवाज गूंजती रही पर भीतर से कोई नहीं आया। और जब भीतर से कोई नहीं आया तो बंटी को रोना आ गया। मन हुआ पेड़ पर से कूद पड़े, अपने हाथ पांव तोड़ ले, तब मम्मी को पता चलेगा बंटी को चांटा मारने का क्या मतलब होता है। और उसकी अपनी ही आंखों के सामने अपना पट्टियों से बंधा शरीर घूमने लगा। वह पलंग पर करहा रहा है। सब लोग चारों ओर खड़े हैं। मम्मी रो रही है पर कूदा नहीं गया। तभी फूफी आई। जरूर मम्मी ने ही भेजा होगा। खुद तो हिम्मत नहीं हो रही है ना आने की। बंटी भैया चलकर खाना खा लो। बंटी और जो उसे बंदूक दागने लगा। जैसे उसने फूफी को ना देखा था, फूफी ने उसकी बात ना फूफी की बात सुनी। अरे काहे तुम हमारा खून जलाते हो बंटी भैया? कहते हैं ना उतर कर खाना खा लो, फिर मर्जी आए बंदूक चलाना चाहे तोप। भाग जा यहाँ से, मैं नहीं खाता खाना। ठाए ठाए जिस घर के लोग लीक छोड़कर चलेंगे उसमें यही सब होगा। अभी क्या हुआ है, अभी तो बहुत कुछ होगा। बड़बड़ाती हुई फूफी लौट गई। तो देखिए ये कथन है आपका, अच्छा कथन है कि जिस घर के लोग लीक छोड़कर चलेंगे उसमें यही सब होगा। अभी क्या हुआ है, अभी तो बहुत कुछ होगा। और एकाएक ही बंटी फूट फूट कर रोने लगा। कोई मत आओ उसे बुलाने, उसे भूख थोड़े ही लगती है, मरे वह भूखा। मम्मी का क्या जाता है, मम्मी तो डॉक्टर साहब को खाना खिलाएंगी। अम्मी को तो जरूर अपनी बगल में बैठा रखा होगा। और उसे काल्पनिक दृश्य से मन और ज्यादा उफनने लगा। पेड़ पर बैठा बैठा बंटी रोता रहा और जब मन का सारा गुस्सा, सारा आवेग आंसुओं के रूप में बह गया तो धीरे धीरे मन में एक अजीब सा डर समाने लगा। मम्मी के गुस्से का डर, इस तरह तो उसने आज तक कभी नहीं किया। मम्मी जरूर गुस्सा होंगी होंगी नहीं है, तभी तो एक बार भी नहीं आई, किसी और को भी नहीं आने दिया। गुस्सा, दुख, अपमान, भूख और डर ने मिलकर बंटी को भीतर से बिल्कुल थका दिया। थक ही नहीं गया, जैसे भीतर से कहीं बिल्कुल सुन्न हो गया। अब तो ना गुस्सा आ रहा है ना रोना, बस बार बार दरवाजे की ओर देख लेता है, शायद कोई आ जाए। जब अब भी कोई आ जाए, जोत ही आ जाए। अगर जोत भी आकर उससे चलने की कहेगी तो वह चला जाएगा। पर कोई नहीं आया। लगता है सब लोगों ने खाना खा लिया है। उसका किसी को ख्याल भी नहीं आया, मम्मी को भी नहीं। एक बार आंखें फिर चल चला आई। धीरे धीरे वह नीचे उतरा। एक बार फाटक पर गया। सड़क पर दोपहर का सन्नाटा था। मन हुआ फाटक खोलकर निकल जाए और दौड़ता चला जाए, पर कहाँ, इन सड़कों पर कहीं अंत भी है? उसे कहाँ ले जाएंगी? और इस कहाँ से हार कर वह चुपचाप लौट आया। जब कुछ भी समझ में नहीं आया तो आकर घास पर लेट गया। जब तक कोई बुलाएगा नहीं भीतर, वो वह जाएगा ही नहीं। पता नहीं कब तक वह आधी सोती आधी जागती स्थिति में पड़ा रहा। अचानक ही भीतर से सब लोग एक साथ ही आते दिखाई दिए। उसने झट से आंखें मूंद ली। धीरे धीरे पैरों की आवाज पास आ रही है पर शायद कोई कुछ बोल नहीं रहा। हो सकता है उसे इस तरह यहाँ पड़ा देखकर उसके पास आए, उसे उठाए। वह तो चुपचाप आंखें बंद किए पड़ा रहेगा, वह जैसे सो गया हो। कई जोड़ी पैरों की मिली-जुली आहट सरकते-सरकते पास आई पर बिना एक क्षण भी कहीं रुके बराबर दूर होती चली गई। शायद सब लोग फाटक पर पहुंच गए। फटाक-फटाक गाड़ी के दरवाजे बंद हुए और घर्र करती गाड़ी चली गई। अजीब बात है, चलते समय कोई किसी से बात नहीं कर रहा। डॉक्टर साहब भी नहीं बोले। हर आहट को वह केवल सुन ही नहीं रहा, देख भी रहा है। चर्र-मर्र फिर एक आहट, बड़ी परिचित आहट उसके पास चली आ रही है। बंटी को अपनी सांस जैसे रुकती हुई महसूस हुई। लगा आहट पास आएगी तब तक उसकी सांस पूरी रुक जाएगी। आहट बिना उसके पास आए ही भीतर चली गई, तब भी उसकी सांस रुक जाएगी। किसी ने झुककर उसे धीरे से झकझोरा, बंटी 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 चुप। तब दो बाहों ने उसे अपने में समेटा बिना जरा भी विरोध किए।
वह इस प्रकार से सिमट गया मानो बड़ी देर से इसी की प्रतीक्षा कर रहा था। एक बार मन हुआ गले में बाहें डालकर चिपट जाए, पर हिलना तो दूर, सांस लेने की हिम्मत नहीं है इस समय उसमें। फिर गद्दे की नरमाई और कंबल की गरमाई में उसका भूखा थका शरीर डूबता चला गया, उसे खुद पता नहीं चला वह कब पूरी तरह डूब गया। मेज के एक ओर मम्मी बैठी है, सामने की कुर्सी पर बंटी, बीच में प्लास्टिक के सुंदर डिब्बे में वह शीशी रखी है जो डॉक्टर साहब लाए हैं, ये जादुई शीशी। डॉक्टर साहब का मम्मी को सुगाना, साड़ी पर मलना, फिर तड़ाक। याद नहीं इसके पहले मम्मी ने कब मारा था, कभी मारा भी था या नहीं। एक अजीब सा डर है जो उसके शरीर और मन को जकड़ता जा रहा है। बंटी, अब तुम यही सब करोगे? मम्मी की आवाज पता नहीं कहां से आ रही है। आज जो तुमने किया वो है बहुत अच्छा था ना, कोई घर में आए तो यही सब करना चाहिए। बंटी चुप है, लगा शीशी जैसे मेज पर हिलने लगी है। इतने साल में मैंने तुझे यही सिखाया है, यही अकल और यही तमीज। जोत को देखा कैसा सलीका और कैसी तमीज है, जबकि उसको देखने भालने वाली माँ नहीं है। मैंने तो 9 साल तक तेरे साथ झक मारी है। यानी कितने साल का हो गया है? 9 साल का। घूमना फिरना मिलना जुलना सब कुछ छोड़ दिया था, सिर्फ इसलिए कि तू कुछ बन जाए। आवेश के मारे मम्मी का स्वर ही नहीं, सारा शरीर जैसे थरथरा रहा है। पर आज 4 लोगों के सामने मेरे मुंह पर जूता मारकर तूने बता दिया कि तू क्या बना है और मैं तुझे क्या बना सकी हूँ। मम्मी का स्वर बिखर गया। तो देखिए, ये है आपका शकुन का कथन है कि आज 4 लोगों के सामने मुंह पर जूता मारकर ये आज बंटी का अपना मन कहीं गहरे में डूबता जा रहा है। तू यह सब क्यों करता है बंटी? मत कर, ऐसे मत कर बेटे। और मम्मी फूट फूट कर रो पड़ी, जैसे उस दिन रोई थी ठीक उसी तरह। बंटी का मन हो रहा है वह दौड़कर मम्मी से लिपट जाए, रोए चीखे, पर एकाएक शीशी ने जैसे उसे बुरी तरह दबोच लिया और चीख जैसे भीतर ही भीतर घुटकर रह गई। तो ये दोस्तों हमारा 8वां भाग हो गया, जिसमें हमने देखा कि बंटी है और शुरुआत में हम देखते हैं कि बंटी और मम्मी है वो कुर्सी पे बैठी है, कोई स्वेटर बुन रही है। तो पहले उसे लगता था कि मम्मी का हर काम मेरे लिए होता था, लेकिन आजकल हर काम डॉक्टर जोशी के लिए हो रहा है, ये स्वेटर भी उन्हीं के लिए बुना जा रहा है। तभी बाहर दरवाजे पे कोई आता है, वो सोफा वाला कोई है जो कि तस्वीरें दिखा करके सोफा सेलेक्ट करवाने के लिए आया है। तब मम्मी उससे भी पूछती है कि ले भाई सेलेक्ट कर, लेकिन जैसे उसे पता चलता है कि डॉक्टर जोशी के लिए सोफा वगैरह है सेलेक्ट किए जा रहे हैं, तो वो नहीं करता है। उसके बाद में गाड़ी रुकती है, वहां से डॉक्टर जोशी, उसकी बेटी जोत और उसका बेटा अमी उतरते हैं, क्योंकि बंटी ने उनके घर पे जाने से मना कर दिया है, तो अब वो यहीं पर आने लग गए हैं। तीनों आते हैं, घर में बातचीत करते हैं। अ, डॉक्टर मम्मी के साथ में बैठे हैं, तभी उसे वो जोत से मिलता है, जोत को अपने बगीचे के सारे फूल दिखाता है और तभी भीतर चले जाते हैं, देखता है डॉक्टर साहब बिल्कुल मम्मी से सट करके बैठे हैं और वो तब देखता है कि उसका अमी है, वो उसके सारे खिलौनों को लेकर के खेल रहा है। दोनों में लड़ाई होती है और मम्मी इस लड़ाई में बंटी को एक थप्पड़ दे देती है। बंटी रिस करके बाहर चला जाता है, बंदूक दागता है पेड़ पर चढ़ करके, उसे लगता है कि कोई उसको मनाने आएगा, लेकिन कोई भी नहीं आता है। तब वो आँख मूंद कर फूफी आती है, लेकिन फूफी को वो भगा देता है। आँख मूंद करके पड़ जाता है, तभी उसे लगता है कि पैरों की आहट आ रही है, लेकिन वो आहट है उनकी सारी बाहर चले जाते हैं और मम्मी उसको उठाती है। वो कहता है कि तू ये सब क्यों करता है? आज तूने सबके सामने दिखा दिया कि मैंने तुझे क्या सिखाया, यही तेरे संस्कार हैं। ये हमारा 8वां भाग था। 9वां भाग हम पढ़ते हैं। बहुत देर तक बंटी बुत बना रहा और शकुन ने उसे बिस्तर पर लिटा दिया। धीरे-धीरे सुबक कर सो गया। पर शकुन फिर नहीं सो सकी। आज का सारा दिन में घटी एक-एक घटना और उसे नए सिरे से मतने लगी। बंटी तो रो पीट कर सारे खिलौने छितराकर भूकंप मचाता हुआ बाहर चला गया, पर वह जैसे अभी तक उसके कंपन को महसूस कर रही है। अमी जोत के सहमे हुए चेहरे और छड़वर को डॉक्टर के माथे पर खिंचाई पर लगा, जैसे शकुन से ही कोई भारी अपराध हो गया हो। ज़रूर ही उस समय उसके चेहरे पर बड़ी कातर सी बेबसी उभर आई होगी। तभी तो डॉक्टर ने पीठ सहलाकर उसे दिलासा दी। बच्चों की बात को लेकर तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? टेक इट इजी। पर खुद वे शायद इजी नहीं हो पाए थे। उस समय शकुन के मन में इस तरह गुस्सा उफंद रहा था, मन हो रहा था बाहर जाए और बंटी की धुनाई कर दे। पर अच्छा ही हुआ कि गई नहीं, वरना इस समय यह वह बैठी अपने को ही कोस रही होती। एयर गन की ठाए ठाए
भीतर तक सुनाई दे रही थी और शकुन को लग रहा था जैसे यह शब्द उसके और डॉक्टर के बीच फासला फैलता जा रहा है। इस समय शकुन के मन में कोई गुस्सा नहीं है, बस उसे लग रहा है कि बंटी उसे हर जगह ही गलत सिद्ध कर देता है। वकील चाचा ने कहा था, तुम बंटी पर इतना निर्भर करती हो, उसे अपनी जिंदगी का केंद्र बनाकर जीना चाहती हो। यही गलत है, केवल तुम्हारे लिए ही नहीं, बंटी के लिए भी। लेट हिम ग्रो लाइक ए बॉय लाइक ए मैन। सारे समय अपने में दुबकाए रखेगी तो क्या बनेगा उसका। तब ऊपर से चाहे उसने ना माना हो, पर भीतर ही भीतर जरूर महसूस किया था कि बंटी के प्रति उसका रवैया गलत ही रहा है। और आज डॉक्टर को लेकर वह जहाँ पहुंच गई है, उसके मूल में उस समय कहीं बंटी को अपने से मुक्त करने की इच्छा ही नहीं थी। आज डॉक्टर को लेकर वह जहाँ पहुंच गई है, उसके मूल में उस समय कहीं बंटी को अपने से मुक्त करने की इच्छा ही नहीं थी। यूं शायद और भी बहुत कुछ था, पर बंटी भी कहीं था तो सही ही। अपने को परिचित कराने के बाद डॉक्टर शकुन को अपने घर और बच्चों से परिचित करा रहे हैं। जोत बहुत सीधी है और अमी बहुत शैतान। लड़कियां जिद्दी भले ही हों, पर स्वभाव से शांत और सीधी होती हैं, और लड़के जन्म से गुस्सैल और उद्यमी। तो ये लड़कियां हैं, ये किसका है दोस्तों? डॉक्टर जोशी का कथन है। लेकिन बंटी उस तरह से उद्यम बिल्कुल नहीं करता, जिद्दी जरूर है, फिर भी अपनी उम्र से कहीं ज्यादा समझदार। और यह कहते हुए अपनी बंटी के प्रति उसके मन में कैसा गर्व जागा था। तुम उस पर शायद इतना ज्यादा हावी हो रही हो कि वो पूरी तरह से लड़का बन ही नहीं पाया। तुमने उसे उद्यम करने ही नहीं दिया। हाँ, औरतों वाली जिद और रोना जरूर सिखा दिया। डॉक्टर साहब सहज भाव से हंस पड़े, तब भी शकुन ने अपने को अपमानित महसूस किया था। डॉक्टर शायद झांप गए, मैं तुम्हें दोष नहीं दे रहा, इस तरह की स्थिति में ऐसा हो जाया करता है, मैं तो स्थिति बता रहा था। पर इस संशोधन से स्थिति संभली नहीं थी। अपने ही मन में एक कचोट थी जो हर बार किसी न किसी बात से गहरी होती जाती थी। जिंदगी में हर ओर से कटकर वह पूरी तरह बंटी से जा चिपकी थी। सोचा था अपना सारा समय और सारा ध्यान उसी पर केंद्रित कर देगी, अपने सारे अभावों की पूर्ति उसी से करेगी। लेकिन नहीं, उसने रास्ता ही गलत चुना था। अतः उसका हर कदम भी गलत होता गया। और तब उसने एक नई जिंदगी शुरुआत करने का निर्णय ले डाला था। बंटी को अपने से काट कर नहीं, अपने से जोड़कर ही लिया था यह निर्णय। गर्मियों की छुट्टियों के 2 महीने, 2 महीने में खिन्नता और ऊब के भरे हुए दिनों में बंटी का व्यवहार, उम्र से पहले ही ओढ़ी हुई उसकी समझदारी को कितनी तकलीफ के साथ झेल पाती थी वह। शकुन के हर दुख को अपना दुख और उसकी हर एक अनकही इच्छा को एक आदेश सा बना लेने की बंटी की मजबूरी ने शकुन को ही अपनी नजरों में अपराधी बनाकर छोड़ दिया था। दिन में 2-4 बार पापा की बात करने वाले बच्चे ने कैसे शब्द को काट कर फेंक दिया था। शब्द को ही नहीं, अजय के भेजे खिलौने, उसकी तस्वीर तक को अलमारी में बंद कर दिया था। बिना शकुन के चाहे या कहे भी वह उसे प्रसन्न करने का हर भरसक प्रयत्न करता रहा था, और कैसे शकुन का कष्ट बढ़ते बढ़ते असह्य हो गया था। नहीं नहीं, यह सब और नहीं चल सकेगा, चल नहीं सकता। वे दोनों ही अब अपनी अपनी जिंदगी जिएंगे, शकुन शकुन की और बंटी बंटी की। तो देखिए, और तभी से उसने अपने को धीरे धीरे काट कर बंटी को और अधिक आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश की है। वकील चाचा ने केवल संकेत किया था और डॉक्टर ने बहुत ब्लंटली कहा, यह तुम माँ बेटों का चूमने चाटने का और गले में बाहें डाल डाल कर लिपटने जो जैसा जो रवैया है, वह अब बंद होना चाहिए। लगता है तुम अपनी इस अर्ज को भी बंटी के साथ ही पूरा करती हो। पर अर्ज माने दोस्तों क्या होता है? इच्छा। पर अब तो सही जगह और सही ढंग, यो शायद बात भीतर तक भेद जाती, पर बात के अंत में जो आमंत्रण भरा मतलब ये है कि भाई बंटी के साथ तुम क्या है, अपनी उस वासना की, उस रवैये को, अर्ज को, इच्छा को तुम इस तरह बंटी के साथ में ही पूरा करती हो। लेकिन डॉक्टर कह रहा है कि अब तो भाई तुम सही जगह और सही ढंग से उसको पूरा कर सकती हो। तो यूं बात शायद भीतर तक भेद जाती, पर बात के अंत में जो आमंत्रण भरा संकेत था, वह शकुन को ऊपर से नीचे तक गुदगुदा गया। तब से उसने बंटी को अपने से अलग सुलाना शुरू किया था। धीरे धीरे वह अस्वस्थ होने लगी थी। उसने केवल अपने लिए ही नहीं, बंटी के लिए भी एक सही जिंदगी की शुरुआत कर दी है। अब बंटी को हर जगह हर बात में पापा की कमी नहीं अखरेगी। व्यक्ति चाहे बदल जाए, पर उस स्थान की पूर्ति तो हो ही जाएगी। अब वह उतना अकेला नहीं रहेगा। 2 बच्चों का साथ उसे और अधिक नॉर्मल बनाएगा। ही विल ग्रो लाइक ए बॉय लाइक ए मैन, यानी कि वो एक बच्चे की तरह, एक लड़के की तरह और एक आदमी की तरह विकसित होगा, वृद्धि करेगा।
बड़ा होगा। पर उस दिन कंपनी बाग से लौटने पर अकारण ही बंटी का रोना, उसके बाद बंटी का एक अजीब सी उखड़ा-उखड़ा, कटा-कटा सा रवैया, आज का तूफ़ान। क्या शकुन से फिर कहीं कोई गलती हो गई? वह इतनी देर से बैठी किस बात का लेखा-जोखा कर रही है और क्यों? किस लिए वह इतने तर्क पेश कर रही है? याद नहीं, पर किसी संदर्भ में एक बार डॉक्टर ने ही कहा था कि मनुष्य जब अपने भीतर बहुत गिल्टी महसूस करता है तो तर्क में वह अपने को जस्टिफाई करता रहता है। तो देखिए किसका कथन है? डॉक्टर जोशी का कथन है कि मनुष्य जब अपने भीतर बहुत ही गिल्टी महसूस करता है तो वह तर्क में अपने को जस्टिफाई करता रहता है। अपने हर गलत काम को जस्टिफाई करता रहता है, ना करे तो इतना अपराध बोध ढोकर वह जी नहीं सकता, जहाँ जस्टिफिकेशन है वहाँ गिल्ट है। तो ये किसका कथन है? देखिए दोस्तों, डॉक्टर का कथन है। जो कौन याद कर रही है? शकुन याद कर रही है। तो क्या उसके मन में भी कोई गिल्ट है? इतनी देर से तर्क दे देकर वह अपने अपराधी मन को ही समझाती रही है। बार-बार बंटी के हित की दुहाई देकर कहीं वह अपने किसी गलत काम को ही तो सही नहीं सिद्ध कर रही। मन ना इस बात को मानता, ना उस बात को, सही गलत की बात भी वह नहीं जानती, जानना भी नहीं चाहती। इस समय इतनी ही काफ़ी है कि जीवन में जितना भरा-पूरा वह इन दिनों महसूस कर रही है, उसने कभी नहीं किया। बल्कि आज अगर उसे किसी बात का अफ़सोस है, तो केवल इसी बात का कि यह निर्णय उसने बहुत पहले क्यों नहीं लिया? क्यों नहीं बहुत पहले ही इस दिशा की ओर मुड़ गई कि इस उम्मीद के सहारे वह 7 साल यूँ घसीटती रही। 7 साल का वह जीवन मात्र घिसटना ही तो था। घिसटना और तिल-तिल करके टूटना। एक पुरुष का साथ ज़िंदगी को यूँ भरा-पूरा बना जाता है, यूँ तो उसने कभी सोचा ही नहीं था। अजय के साथ रहकर भी नहीं। आज लगता है साथ रहना भी कितनी तरह का हो सकता है, सारी ज़िंदगी साथ रहकर भी आदमी कितना अकेला रह सकता है। और किसी का हल्का-सा स्पर्श भी कैसे ज़िंदगी को किसी के साथ होने का एहसास और आश्वासन से भर सकता है। बाहर से तो कम से कम अभी तक कुछ भी नहीं बदला है। वही कॉलेज, वही घर, बंटी और फूफी भी वही है, पर भीतर से मन का कोना-कोना जैसे भर गया सा लगता है। उस दिन डॉक्टर की दिलवाई हुई साड़ी पहनकर जब वह गाड़ी में बैठी तो डॉक्टर कुछ देर उसे देखते ही रह गए। वह देखना केवल देखना भर नहीं था, कुछ था जिसमें रोम-रोम जैसे भीगता डूबता चला जा रहा था, केवल उसी समय नहीं, बहुत देर बाद तक भी। शकुन को खुद कभी-कभी आश्चर्य होता है, उम्र के 36 वर्ष, अब देखिए शकुन की उम्र आई है पहली बार 36 वर्ष, पार करने पर भी उसके मन में इन सब बातों के लिए किशोर उम्र वाला उल्लास भी है और यौवन वाली उमंग भी। डॉक्टर का साथ होते ही कैसे एकांत की इच्छा हो उठती है और एकांत होते ही लगता है उम्र बीत जाने से ही किशोर और यौवन नहीं बीत जाता। ये भावनाएं तो केवल तृप्त होकर ही मरती हैं, वरना और अधिक बलवती होकर आदमी को मारती रहती है। तो देखिए कितनी बड़ी बात कही है दोस्तों, कि लगता है उम्र बीत जाने से ही किशोर और यौवन नहीं बीत जाता। ये भावनाएं तो केवल तृप्त होकर ही मरती है, वरना और अधिक बलवती होकर आदमी को मारती रहती है। उसकी अपेक्षा डॉक्टर के व्यवहार में एक स्थिरता है, एक ठहराव है और अक्सर उसे लगता है जैसे डॉक्टर ने अपनी जिंदगी से बहुत कुछ पाया है। डॉक्टर से हुई एक बात आज भी जब तब उसे याद आ जाती है और केवल याद ही नहीं आती, मन को कहीं हल्के से कचोट जाती है। तो ये दोस्तों लेखिका कह रही है, लेकिन कौन सोच रही है? ये शकुन है, वो सोच रही है। बहुत दिनों से मन में घुमड़ती हुई बात आखिर उसने पूछ ही ली, पूछी चाहे बहुत घुमा-फिरा कर थी। तो देखिए क्या पूछी थी? अच्छा, क्या प्रेम सचमुच ही मात्र एक शारीरिक आवश्यकता और एक सुविधाजनक एडजस्टमेंट का ही दूसरा नाम है? बताओ, तुम्हें क्या कभी अपनी पत्नी की याद नहीं आती? तो ये क्या कह रही है देखिए, बहुत दिनों से मन में घुमड़ती हुई बात आखिर उसने पूछ ही ली, पूछी चाहे बहुत घुमा-फिरा कर। तो ये क्या है? शकुन पूछ रही है डॉक्टर से। अच्छा, क्या प्रेम सचमुच ही मात्र एक शारीरिक आवश्यकता और एक सुविधाजनक एडजस्टमेंट का ही दूसरा नाम है? बताओ, तुम्हें क्या कभी अपनी पत्नी की याद नहीं आती, और आती है तो क्यों? उसे तुम क्या कहोगे? तब सचमुच उसने कहीं चाहा था कि डॉक्टर कह दे कि उसे पत्नी की याद बिल्कुल नहीं आती। पत्नी के साथ ही वह सब कुछ भूल भी गया। बात चाहे झूठ ही हो, पर डॉक्टर एक झूठ ही बोल दे, हालाँकि यह सुनने की अपनी एक इच्छा पर भीतर ही भीतर कहीं गिलानी भी हुई थी फिर भी। अच्छा, तो यही होता शकुन,
तुम जिसका जिक्र कभी करती ही नहीं। डॉक्टर के स्वर की अप्रत्याशित गंभीरता से शकुन के मन में अपनी बात कहने के लिए कहीं पछतावा सा हुआ। प्रेमिला, अब देखिए प्रेमिला के साथ जीवन, प्रेमिला यानी किसकी है? डॉक्टर जोशी की पूर्व पत्नी है जो कि मर गई है। प्रेमिला के साथ का जीवन वह जैसा भी था, अच्छा या बुरा, मेरा इतना निजी है कि मैं उसे किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता। तुम गलत मत समझना और बुरा भी मत मानना, वह एक अध्याय था जो उसी के साथ समाप्त हो गया। अब मैं उसे किसी के साथ खोलना नहीं चाहता, चाहूँ तो भी खोल नहीं सकता, शायद अब तो आमने-सामने भी नहीं। तो वह एक अध्याय था जो उसके साथ ही समाप्त हो गया। तो ये दोस्तों किसका कथन है? जोशी का कथन है अपनी पत्नी के प्रमिला के बारे में। फिर थोड़ा-सा मुस्कुराकर बोले थे, और अब ज़रूरत भी क्या है? बेहद आहत होकर और भीतर तक तिलमिलाकर भी वैसा अभिनय करने का सफल प्रयास करती रही। उसे डॉक्टर की बात का बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। साथ ही एक अजीब-सी चाह उठी, काश उसके पास भी ऐसा एक अध्याय होता। कुछ होता जो निहायत उसका निजी होता, जिसे वह किसी के साथ भी शेयर करना पसंद ना करती, जिसे अपने भीतर ही समेटे रहती, कभी झाँक भर लेने के लिए, पर कहीं भी तो कुछ नहीं। इस ना होने से वह कभी-कभी डॉक्टर के सामने अकारण ही अपने को छोटा-बड़ा महसूस करने लगती है। लगता है जैसे डॉक्टर ने स्वीकार करके उस पर बड़ी कृपा की है। छोटा बनाकर जीना उसके अहम को बर्दाश्त नहीं, और बड़ा होकर जीने लायक उसके पास कोई पूँजी नहीं। तब एक अजीब-सी मानसिक यातना में वह अपने को पाती है। तो देखिए, ये कथन आपसे देखकर पूछा जा सकता है कि किसके बारे में लेखिका ने ये बात कही है? तो ये शकुन के बारे में कही है। छोटा बनकर जीना उसके अहम को बर्दाश्त नहीं, और बड़ा होकर जीने लायक उसके पास कोई पूँजी नहीं। और फिर डॉक्टर ही उसे मानसिक यातना से उबारते हैं। अब तो हर बात के लिए वे डॉक्टर पर इस कदर निर्भर करने लगी है, लगता है एक कदम भी डॉक्टर के बिना चल नहीं सकेगी। औरत कहीं की कहीं पहुँच जाए, फिर भी पुरुष का साथ उसके लिए कितना ज़रूरी है, पर वह साथ हो सही अर्थों में। नहीं, वह इस साथ के बीच अब कोई बाधा बर्दाश्त नहीं करेगी, बंटी की भी नहीं। कल वह डॉक्टर से ही बात करेगी, डॉक्टर की बातों में उसके सारे व्यक्तित्व में कुछ ऐसा है जो शकुन को आश्वस्त करता है। डॉक्टर की सुलझी दृष्टि उसे बहुत सी उलझनों से उबार लेती है। उसके और डॉक्टर के संबंध की बात शहर के एक खास तबके में फैल ही गई थी, और उस एक दिन कॉलेज के मैनेजर ने जिस तरह आकर पूछा, तो वह समझ नहीं पाई थी कि बात केवल जानने मात्र के लिए ही पूछी जा रही है, या कि जानी हुई बात को एक हल्की सी भर्त्सना और हिकारत के साथ उस तक वापस पहुंचाया जा रहा है। मैनेजर को तो उसने जैसे तैसे जवाब दे दिया था, पर अपने ही मन को जैसे वह शाम तक जवाब नहीं दे पाई थी। शाम को जब सारी बात डॉक्टर को बताई, तो जाने किस आदेश में कह गई, ये लोग ज्यादा चूं चपड़ करेंगे तो मैं नौकरी ही छोड़ दूंगी, संभाले अपनी नौकरी। तब उसकी बात पर डॉक्टर केवल हँसा था, कुछ ऐसे हल्के-फुल्के ढंग से मानो कुछ हुआ ही ना हो। तुम नौकरी करो या छोड़ो, यह बिल्कुल तुम्हारी अपनी इच्छा पर है, पर छोड़ो तो कारण यह नहीं होना चाहिए। डॉक्टर एक क्षण को रुका था। शकुन के मन में एक हल्का-सा संदेह खोदा था, क्या डॉक्टर नहीं चाहते कि वह नौकरी छोड़े? उसका पैसा चाहे ना हो, पर क्या उसका पद डॉक्टर के लिए? आप आज मैनेजर को आपत्ति हुई तो तुमने नौकरी छोड़ दी, कल शहर वालों को आपत्ति होगी तो तुम शहर छोड़ने को कहोगी, और ज़रूर होगी। छोटी जगह है, ऐसी बातें लोग आसानी से पचा नहीं पाते, पर इस तरह कमज़ोर होने से कहीं काम चल सकता है। और सच पूछो तो आपत्ति बाहर नहीं होती है, कहीं मन के भीतर। ये देखिए कितनी बड़ी बात कह रहे हैं कि कोई कुछ कह रहा है तो तुम उस काम को छोड़ दोगे। तो आज कोई कह रहा है तो तुम दूसरा करोगे, कल कोई दूसरा कह रहा है तो फिर तुम और उससे भी बड़ा कदम लोगे। यानी कि आपत्ति बाहर नहीं होती है, बल्कि कहीं कहाँ होती है दोस्तों, मन के भीतर होती है। कोई छोटी बात कह रहा है, तुम आज रिएक्शन दे रहे हो। अब बात केवल किसकी है? बात छोटी और बड़ी बात की नहीं है, बात है कि क्या है, तुमको आपत्ति हो रही है, तो कल कोई छोटी-सी भी करेगा ना, बड़ी करेगा, तो आपको आपत्ति ज़रूर होगी, आप उसकी प्रतिक्रिया ज़रूर दोगे। तभी तो हमें ये छोटी-छोटी बात परेशान कर देती है। कितनी देखिए बड़ी बात कह रही है, वरना इस आपत्तियों पर 1 मिनट तो भी। तो ये कौन कह रहा है दोस्तों? सच पूछो तो आपत्ति बाहर नहीं होती, कहीं मन के भीतर होती है, तभी तो ये छोटी-छोटी बातें परेशान कर देती है, डॉक्टर जोशी कह रहा है। वरना इन आपत्तियों पर 1 मिनट भी जाया करना मैं उचित नहीं समझता। इन लोगों का क्या हक है तुम्हारे व्यक्तिगत जीवन में हस्तक्षेप करने का? पर बंटी बंटी की बात तो बिल्कुल दूसरी है, उसका तो हक भी बिल्कुल दूसरा है।
एकाएक शकुन को लगा जैसे प्यास के मारे उसका गला सूख रहा है। सरती में कभी रात में प्यास नहीं लगती, पर आज तो प्यास के मारे गला जैसे चिपक सा गया है और इतनी देर से उसे पता ही नहीं चला। शकुन उठी, उसने बत्ती जलाई और पानी पिया। लौटकर उसने देखा बंटी सोया हुआ है, गर्दन तक रजाई ओढ़े। एकाएक उसे लगा जैसे बंटी नहीं अजय सो रहा है। कितना मल मिलता है इसका चेहरा। यानी कि अब उसे बंटी भी दूर सा लगने लग गया है। वो अपने को दूर कर देना चाहती है, क्योंकि बंटी हर बार डॉक्टर जोशी और उसके बीच में आ जाता है। केवल चेहरा ही। बहूजी मत चढ़ाओ इतना सिर, आखिर औलाद तो उसी बाप की है। वे खड़े खड़े थालियां फेंकते हैं और ये कटोरी। कभी कभी आश्चर्य होता है कि कैसे आदमी एक छोटे से अणु में अपना चेहरा, मोहरा, आदत, स्वभाव, संस्कार सब कुछ अपने बच्चे में सरका देता है। बंटी को देखकर ही एक बार वकील चाचा ने कहा था, और एक अजीब सी बेचैनी शकुन के मन में घुलने लगी। केवल बेचैनी ही नहीं, एक खींच, एक हल्का सा आक्रोश। सारी जिंदगी अजय शकुन को, शकुन के हर काम और बात को, उसके सोचने, उसके हर एक रवैये को गलत ही तो सिद्ध करता रहा है। शकुन बहुत स्वतंत्र है, शकुन बहुत डोमिनेटिंग है, शकुन यह है, शकुन वह है। पता नहीं गलत कौन था, वह या अजय। जो भी हो, पर 7 साल तक गलत होने के अपराध बोध को उसने किसी न किसी स्तर पर ही हर दिन झेला है। और अब वह यह बंटी ठीक उसी तरह से उसे गलत और अपराधी सिद्ध करने पर तुला हुआ है, और शायद सारी जिंदगी उसे गलत ही सिद्ध करता रहेगा, ठीक उसी तरह जैसे अजय ने किया था। पता नहीं अब वह सब कुछ पहले की तरह अपने ऊपर ओढ़ती नहीं चली जाएगी। बंटी उसके और अजय के बीच सेतु नहीं बन सका, तो वह उसे अपने और डॉक्टर के बीच बाधा भी नहीं बनने देगी। लेकिन तब, और शकुन ने खट से बत्ती बुझा दी। मन के सारे संशय, सारी दुविधाएं चारों ओर फैले इस अंधेरे में ही डूब जाए बस। बंटी सवेरे सोकर उठा तो जाने कैसी निरीहता उसके चेहरे पर छाई हुई थी। एक अजीब सा सहमापन, एक अजीब सी बेबसी। कहाँ यह तो बिल्कुल बंटी है, इसमें अजय कहाँ है? हर बात के लिए उस पर निर्भर करने वाला बंटी, उसी का पाला पोसा और बड़ा किया हुआ बंटी। अजय तो शकुन के सामने कभी इतना निरीह है, कभी इतना बेबस हुआ ही नहीं। और रात में हल्के से आक्रोश की जो परतें मन पर जमी थी, बंटी की उस निरीहता के सामने एक एक करके बह गई। पर अब बंटी में अजय को देखकर एकाएक कुछ निर्णय ले डालने का जो एक रास्ता शकुन को दिखाई दिया था, वह फिर जैसे कहीं गुम हो गया। और शकुन जहाँ थी वही लौट आई, उतनी ही परेशान, उतनी ही दुविधाग्रस्त। अपनी परेशानी के क्षणों में आजकल उसे बस डॉक्टर ही याद आते हैं। कितनी सहजता और आसानी से वह उसकी हर समस्या और परेशानी को अपने ऊपर ओढ़ लेते हैं और उसे मुक्त और निर्द्वंद कर देते हैं। पर बंटी को लेकर कल चाहे शकुन को परेशान देखकर डॉक्टर ने कुछ ना कहा हो, लेकिन उन्हें क्या बुरा नहीं लगेगा? उन लोगों ने शादी की तारीख तय की थी, और उस खुशी में ही शकुन ने सबको अपने घर बुलाया था। तो किस लिए बुलाया था दोस्तों? शादी की तारीख तय करने की खुशी में। पर बंटी ने, और तब से ही मन जाने कैसी-कैसी शंकाओं से भरा हुआ है। बंटी की बात तो वह डॉक्टर से भी नहीं कर सकती। जिस तरह बिल्कुल चाहने पर भी वह कभी अजय की कोई बात नहीं कर पाई। कंपनी बाग से लौटने के बाद उस दिन बंटी जिस तरह रोया था, यानी कंपनी बाग में क्या है दोस्तों, जोशी का घर है, और उसके बाद से जिस तरह वह कटा-कटा रहता था डॉक्टर को लेकर, जिस तरह का एक मासूम सा विरोध उसके मन में उफनता रहता है, शकुन सब समझती है। पर जाने कैसा एक आश्वस्त भाव उसके मन में समाया रहता था। इन दिनों की उसने सोच लिया था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस जहाँ तक संभव होता वह बंटी को डॉक्टर से बचाकर रखती। पर कल जैसे उसके इस आश्वस्त भाव में एक दरार सी पड़ गई। केवल आश्वस्त भाव में ही नहीं, जैसे उसके और डॉक्टर के बीच में भी कहीं कोई अनदेखी, अनजानी सी दरार पड़ गई, जिसे वह महसूस कर रही है, जो उसके भीतर ही भीतर कचोट डाल रही है। सचमुच यदि ऐसा हुआ तो डॉक्टर का अध्याय तो समाप्त हुआ, और ऐसी पूर्णता के साथ समाप्त हुआ कि उसे अब वह सामने भी नहीं खोलते। चाहे तो भी नहीं खोल सकते, पर उसका अध्याय कहीं कुछ समाप्त नहीं हुआ। उसकी अगली कड़ी के साथ जो का त्यों उसके साथ चिपका हुआ है, वह कभी समाप्त भी नहीं होगा। यानी कि डॉक्टर का तो क्या हो गया, उसके बच्चे भी राजी हैं, उसकी पत्नी मर गई है, वो उसके व्यक्तिगत जीवन को कहीं किसी के साथ में खोलना नहीं चाहता। लेकिन बंटी है, उसमें अजय की परछाई है। एक अध्याय समाप्त हो गया तो एक अध्याय उसके सामने पड़ा है, क्योंकि बंटी में वही अजय वाली आदतें हैं, उसको रोकती-टोकती है, वही तरीका की जिद, उसी तरीका की उसकी। तो उसे लगता है कि एक अध्याय अभी मेरा आगे पड़ा है बंटी के रूप में। सचमुच यदि ऐसा हुआ तो डॉक्टर का वह कभी समाप्त नहीं होगा। अजय ने अपनी
स्लेट पर उसका नाम, उसका अस्तित्व धो पहुंचकर एक नई जिंदगी शुरू कर दी है, शायद बहुत सूखी, बहुत भरी पूरी, पर उसकी स्लेट को तो। और फिर अजय को लेकर मन में ढेर ढेर कटुता उभर आई, साथ ही ख्याल आया कि बंटी यदि सहज ढंग से अपने को उसके और डॉक्टर के बीच में समेट नहीं लेता तो वह उसे अजय के पास भेज देगी। तो देखिए क्या स्थिति आती है। अब तक तो माँ के पास रह रहा था, लेकिन उसे लगता है यदि ये बाधा बना तो मैं उसको अजय के पास भेज दूंगी। अजय उसे ले जाना भी तो चाहते थे, पर अब क्या हुआ, इधर तो ना कोई खबर ना सूचना, लेकिन वह भेज देगी। बंटी को दरार ही बंधा है तो मीरा और अजय के बीच में बने। अजय भी तो जाने कि बच्चे को लेकर किस तरह की यातना से गुजरना होता है, कि पुरानी स्लेट इतनी जल्दी और इतनी आसानी से साफ नहीं होती। पर तभी बंटी का वह निरीह सेवा और बेबस सा चेहरा उभर आया। बंटी, मैंने तो पापा से कह दिया कि मम्मी के बिना ही मैं कहीं जा नहीं सकता। मम्मी, मैं तुम्हें कभी कभी नहीं छोड़ूंगा, मत रो मम्मी, मत रो। पर शकुन रो पड़ी, फूट फूट कर रोती रही, इस यातना से कि डॉक्टर भी उसे कैसे उबारेंगे। उसके पास ऐसा कोई सुख नहीं, पर ऐसी यातना जरूर है जिसे वह किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती। इस समय डॉक्टर की बगल में बैठकर भी शकुन का मन कहीं से हल्का नहीं हो पा रहा है। बार बार बात शुरू होती है, जैसे बीच में ही टूट जाती है। पता नहीं डॉक्टर क्या सोच रहे हैं, पर शकुन को लग रहा है कि जैसे उन दोनों के बीच कहीं कोई है, शायद बंटी, बंटी के बहाने शायद अजय। क्या बात है, तुम कुछ परेशान नजर आ रही हो शकुन, कह दे शकुन। पर क्या कहे कि बंटी डॉक्टर और उसके संबंध को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, कि उसे बहुत दिनों से इस बात का आभास था, पर बंटी को लेकर परेशान हो। इतनी देर से जिस प्रसंग को वह बचा रही थी, आखिर वह आ ही गया। शकुन के चेहरे पर एक अजीब सी बेबसी उभर आई, जैसे वह कोई अपराध करते हुए पकड़ ली गई हो। देखो शकुन, बंटी थोड़ा प्रॉब्लम बच्चा है, तो उसकी प्रॉब्लम को तो झेलना ही होगा। शकुन को लगा जैसे डॉक्टर कह रहे हो इन्फ्लुएंजा है तो बदन में तो दर्द होगा ही। इन बातों पर कहीं इस तरह बात की जाती है, और क्या प्रॉब्लम बच्चा है, पागल है, उसका दिमाग खराब है या कि। पर नहीं, डॉक्टर से वह अपेक्षा ही क्यों करती है, उसी तरह की सदैव होकर उसकी तरह माँ बनकर बंटी के बारे में सोचे। डॉक्टर तो शायद बाप बनकर भी नहीं सोच सकते। पर इसमें इतना परेशान होने की बात क्या है, यह तो बहुत स्वाभाविक है। क्या, एकदम शकुन चौंकी। डॉक्टर कहीं अजय की ओर तो संकेत नहीं कर रहे हैं, पर उसने तो आज तक डॉक्टर से कभी अजय की बात नहीं की, वह कर ही नहीं पाई। यह बंटी का रवैया, तुम्हारे साथ अकेले रहते रहते वह बहुत पजेसिव हो गया है। वह किसी और को तुम्हारे साथ देख नहीं सकता, तुम किसी और को। और शकुन के मन में कहीं बहुत पहले कहा हुआ वकील चाचा का एक वाक्य तैर गया, तुम जानती नहीं, अजय बहुत ईगोइस्ट भी है और बहुत पजेसिव भी। अपने आप को पूरी तरह समाप्त करके ही तुम उसे पा सको तो पा सको, अपने को बचाए रखकर तो उसे खोना ही पड़ेगा। तो ये किसका कथन है दोस्तों, वकील ने कहा था शकुन से, कि अपने आप को पूरी तरह समाप्त करके ही तुम उसे पा सको तो पा सको, अपने को बचाए रखकर तो उसे खोना ही पड़ेगा। वह अपने को समाप्त नहीं कर सकी थी, इसलिए उसे अजय को खोना पड़ा। समाप्त तो वह अभी भी अपने को नहीं कर सकेगी। अब अपने आप को समाप्त करने का मतलब है अपने और डॉक्टर के बीच का सब कुछ समाप्त कर देना। पर यह तो शकुन का मन कहीं बहुत गहरे में डूबने लगा। तुम्हें बहुत ही धीरज से काम लेना चाहिए, जानती हो इस तरह बच्चों के साथ सख्ती करने से भी एकदम चुप्पे हो जाएंगे, और बहुत ही सब मिसिव और सहमे हुए नरमाई से पेश आने पर वे उद्दंड हो जाएंगे। डॉक्टर जैसे किसी रोगी को उपचार बता रहे हो, केवल उपचार ही था या कुछ और भी। बंटी में संतुलन लाने के लिए पहले तुम्हें अपने में संतुलन लाना होगा। पर तुम खुद बहुत समझदार हो शकुन। शकुन ने कुछ ऐसी नजरों से डॉक्टर की ओर देखा, मानो इन शब्दों के भीतर की बात को जान ले, असली बात को जान ले। पर डॉक्टर के चेहरे पर कहीं भी कुछ तो नहीं था, कोई शिकन हो, कोई छाया नहीं, या कि शकुन की अपनी दृष्टि ही धुंधला गई है, कुछ भी देखने की सामर्थ्य उसमें नहीं रही है। वह क्या करे, छल्दी हुआ मन सहज भाव से कुछ भी तो ग्रहण नहीं कर पाता, उसकी आंखें छलछला आई। डॉक्टर ने बहुत स्नेह से शकुन की पीठ सहलाई, तो एक बार मन हुआ वह अपने को डॉक्टर की बाहों में ही छोड़ दे। तो क्या सचमुच ही डॉक्टर के मन में बंटी को लेकर कोई नाराजगी नहीं, कोई दुर्भावना नहीं। डॉक्टर ने
कि उस स्पर्श ने अनायास ही उसके भीतर की गांठ को धीरे से खोल दिया। लेकिन शकुन है कि चाहकर भी जैसे कुछ कह नहीं पा रही है, लेकिन क्या तुम नहीं समझोगे डॉक्टर? बंटी ने अजय को जो का तो इनहेरिट किया। कभी वह कभी मेरे साथ तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। मैं जानती हूँ। शकुन को लगा अब वह सारी दुविधा खोलकर रख देगी। तो क्या हुआ? पर शकुन से कुछ भी कहा नहीं गया। जाने कैसी लक्ष्मण रेखा है ये, अपने अहम या स्वाभिमान की, या कि अपने अगलेपन और अपमान की। इसके पार वह कभी किसी को नहीं आने देना चाहती। क्या बताएगी आगे क्या हो सकता है, या कि पहले क्या हुआ था? देखो शकुन, तुम अपने पति की रोशनी में बंटी को देखोगी तो शायद कुछ गलत कर बैठो। मैं जानता नहीं, पर सोच सकता हूँ कि उसके लिए शायद तुम्हारे मन में कटता होगी। अनजाने ही तुम उसी कटता को बंटी पर डाल रही हो, पर यह ठीक नहीं होगा। और फिर सारी बात को जैसे समाप्त करते हुए बोले, अच्छा तुम बंटी की बात मुझ पर छोड़ दो। इस बात को लेकर अब तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। बंटी की बात कैसे छोड़ी जाए यह शकुन नहीं जानती। यह भी नहीं जानती कि सारे समय अपने काम में व्यस्त रहने के लिए समय कहाँ है। पर इस समय जैसे उसे किसी ऐसे ही आश्वासन की जरूरत थी, किसी ऐसे ही सहारे की जो उसके थके हारे मन को संभाल ले, जिस पर वह अपना सब कुछ छोड़कर निश्चिंत हो जाए। बड़ी देर तक भीतर ही भीतर एक आवेग सा जो घुमड़ रहा था, अपने को डॉक्टर की बाहों में छोड़ते ही जैसे वह फूट पड़ा। डॉक्टर उसकी पीठ, उसके कंधे सहलाते रहे, उसे सांत्वना देते रहे। क्या था उस सांत्वना भरे शब्दों में, उस स्नेह भरे स्पर्श में, कि शकुन को लगा जैसे उसके भीतर के सारे तनाव अपने आप ढीले होते जा रहे हैं, सारे द्वंद्व अपने आप गलते चले जा रहे हैं। कहीं भी तो कुछ नहीं, सभी कुछ तो सहज और सुगम हो उठा। सारा रास्ता अकेले-अकेले चलकर, सारी परेशानियों से अकेले-अकेले लड़कर भी ऐसा आत्मविश्वास और ऐसी शक्ति तो अपने-अपने भीतर कभी महसूस नहीं की, जो आज अपने को बुरी तरह डॉक्टर के हवाले करके वह महसूस कर रही है। अपने को पूरी तरह देकर निर्द्वंद भाव से समर्पित करके आदमी कितना कुछ पा लेता है। देखिए क्या है, यदि पूरी तरह समर्पित करके निर्द्वंद भाव से आदमी क्या पा लेता है, बहुत कुछ पा लेता है। तो ये दोस्तों हमारा 8वां और 9वां भाग था। तो चलिए आपसे मिलता हूँ अगले पार्ट में, अगले भाग के साथ में। तब तक दोस्तों बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।